Hello everyone, this is me Jawad Ahmed. People call me Khan. Today we are going to learn about basic of the sentence structure. So let's start it. Basically, basic of sentence structure is made up of three ingredients: subjects, verb and rest of the sentence. आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या चीज़। सही है। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Today I will also give brief explanation in Urdu because I was asked by my chums and students to give a bit explanation in Urdu as well. सही है. We will also discuss subject in its types, verb in its types and rest of the sentence. That what things we have in rest of sentence. कि subject के types भी पढ़ेंगे हम आज, verb के types भी हम पढ़ेंगे, rest of the sentence में क्या होता है तो वो भी आज हम पढ़ेंगे. सही है. सब्जेक्ट की डिफिनेशन कुछ इस तरह लोग करते हैं कि इट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन. एक अमल करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. सही है. वेदर इट शोज एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन, बीइंग और एग्जिस्टेंस. सही है. फॉर एग्जाम्पल, अली इज प्लेइंग क्रिकेट. अली क्या कर रहा है? क्रिकेट कर रहा है. सही है. तो इस जुमले में अली का एक्शन दिखा रहा है कि अली हो कर क्या रहा है. सही है. खान इज अ स्टूडेंट. खान जो है एक तालिब इल्म है. सही है. तो यहाँ पर उस खान की स्टेट बयान हो रही है. सही है. जुमले में एंड आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास एक नया पेन है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास एक नया पेन है. तो यहाँ पर मेरी क्या जाहिर हो रही है? मेरी ओनरशिप जाहिर हो रही है, पोजीशन जाहिर हो रही है कि मेरे पास है क्या चीज़. सही है. शी इज़ वेरी सिक. यहाँ पर वो बीमार है, यानी लड़की बीमार है. वो जो भी है उसके वो बीमार है. तो यहाँ पर उस लड़की का क्या हो रहा है? बीइंग जाहिर हो रहा है, मतलब मौजूदा उसकी हालत कैसी है? वो बीमार है. सही है. एग्जिस्टेंस, जवाद इज इन पेशावर. तो यहाँ पर जवाद की हम एग्जिस्टेंस की बात करें कि जवाद किधर है? पेशावर में. सही है. तो बेसिकली ये चीज़ें हम डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. अभी मैं आपको सब्जेक्ट की टाइप्स बताऊंगा. सही है. फिर मैं आपको वर्ब की टाइप्स भी बताऊंगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की टाइप्स भी बताऊंगा. तो अब हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने अक़साम हैं. सब्जेक्ट हैज टू टाइप्स. ओके. रियल सब्जेक्ट एंड अनरियल सब्जेक्ट. रियल सब्जेक्ट इज दैट सब्जेक्ट which replace to a specific noun in that particular sentence is called real subject. And unreal subject is that subject which do not replace to a specific noun in that particular sentence. For example, over here I have written some example. The first example, यहाँ पर आप पहले एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि वो सब्जेक्ट जो एक खास नाउन को वापस रिप्लेस, उसकी जगह रिप्लेस हो सकता है, तो उसको हम रियल सब्जेक्ट कहते हैं. और वो प्रोनाउन जो एक खास नाउन को रिप्लेस नहीं होता तो उसे हम अनरियल सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि इस जुमले में देखिए, ही, यहाँ ये अली के लिए इस्तेमाल हुआ है. अली इज़ अ बॉय, ही वर्क्स हार्ड. कि अली एक लड़का है जो मेहनत करता है. सही है. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ही, वो, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अली के लिए. यानी ये एक स्पेसिफिक नाउन में वापस कन्वर्ट हो सकता है, यानी अली में वापस कन्वर्ट हो सकता है. सही है. यहाँ देखिए अनरियल सब्जेक्ट के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं. जैसे कि एट, देयर, ही एंड दे. ये वो लेटर्स है, ये वो प्रोनाउन है जिसे हम अनरियल सब्जेक्ट कहते हैं. सही है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 10 o'clock. देयर इज़ अ कार इन द पार्किंग. ही हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस. दे से टू अर इज ह्यूमन. अब इनमें देखिए कोई भी एक स्पेसिफिक नाउन पे वापस रिप्लेस नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे अनरियल सब्जेक्ट कहते हैं. सही है. अब बात है वर्ब की तरफ. देखिए वर्ब के टू टाइप्स है. कितने टाइप्स है? टू. सही है. वर्ब के टू टाइप्स है हमारे पास. सही है. मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एक जुमले में विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स. Those verbs which can be used alone in a sentence without the help of other words is called main words. उसे हम main words कहते हैं. And auxiliary words are those words which need the help of other words like main words. They are called auxiliary words. For example, देखिए हम एक जुमले में, मैं एक जुमला लिखता हूँ, He can speak English. ही कैन स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश बोल सकता है. अगर यहाँ पर मैं कैन ही स्पीक्स इंग्लिश, तो वापस में ये जुमला हमें मतलब दे सकता है बगैर एक्सिलरी के. सही है.
ही कैन स्पीक्स इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, सही है, यानी कि वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर मैं कैन को हटा लूँ तो भी ये मीनिंग देता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अगर मैं स्पीक यानी मेन वर्ब को हटा लूँ, ऑक्सिलरी को छोड़ूं, मैं इसको हटा लूँ मेन वर्ब को और ऑक्सिलरी को छोड़ूं, तो फिर ये जुमले का मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है। ही कैन इंग्लिश, ही कैन इंग्लिश क्या, वो इंग्लिश के साथ क्या कर सकता है, गा सकता है, बोल सकता है, सिखा सकता है, क्या कर, तो हमें समझ नहीं आ रहा, सही है। यहाँ पर हमें मेन वर्ब की जरूरत होती है ताकि इस जुमले का हमें पूरा समझ आ जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर द हेल्प ऑफ मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स की जरूरत होती है। मेन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि हम अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि अली कैन स्पीक इंग्लिश, अली इंग्लिश बोल सकता है, सही है। अगर मैं कैन को हटा भी तो भी जुमले में मतलब जुमला सेंस दे रहा है, अली स्पीक्स इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलता है, सही है। उम्मीद है कि आपको वर्ब और इसके टाइप समझ आ गए हैं। अब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो टाइप्स ऑफ, हम अब रूट्स में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स, एंड वी विल आल्सो डिस्कस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, सही है। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और द यूज ऑफ अ नाउन आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड an object, and there are two types of object, direct and indirect object, सही है। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर दो मजीद अकसाम है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द फर्स्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पहला अमल रिसीव करे, एक अमल को पहला रिसीव करे तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड द सेकंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो दूसरा एक्शन रिसीव करे तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, खतीजा बेक राइस फॉर मी, सही है। देखिए खतीजा बेक राइस, ये देखिए मेन वर्ब है। याद रखिए कि जब भी नाउन मेन वर्ब के बाद आ जाए तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, सही है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब भी नाउन, ये देखिए राइस नाउन है ना, तो ये किसके बाद आया है, वर्ब के बाद आया है। वर्ब कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद जब नाउन इस्तेमाल आ जाए तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। खतीजा बेक राइस फॉर मी, खतीजा ने मेरे लिए चावल पकाए। देखिए खतीजा का पहला मतलब, खतीजा ने जो पकाने का अमल किया, ये पहले किसने रिसीव किया, राइस ने रिसीव किया। फिर किसने रिसीव किया, किसके लिए इसने अमल किया, फॉर मी, मेरे लिए, यानी खतीजा ने मेरे लिए चावल पकाए। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फर्स्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो गया फॉर मी, ये सेकंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो गया, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ तक, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में, सही है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, सही है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। द डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट, द यूज ऑफ अ नाउन आफ्टर टू बी वर्ब, स्टेटिव वर्ब और मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट, राइट, सही है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउन किस चीज के बाद इस्तेमाल हुआ है, टू बी वर्ब के बाद, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। टीचर नाउन है ना, और किस चीज के बाद इस्तेमाल हुआ है, टू बी वर्ब के बाद, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सही है। शी हैज अ कार, देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन में कहा आफ्टर टू बी वर्ब या और स्टेटिव वर्ब, जब भी नाउन स्टेटिव वर्ब या टू बी वर्ब के बाद आ जाए तो वो क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये अ कार, कार के हमारे पास नाउन है ना, तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट हो गया है, सही है। और द यूज ऑफ अ नाउन आफ्टर मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए आई वेंट, वेंट जो है ना वर्ब है, सही है। टू कॉलेज, देखिए मैंने कहा मेन वर्ब, सही है, वेंट मेन वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टू प्रीपोजिशन हमारे पास आ गया, सही है, एंड कॉलेज नाउन आ गया, सही है। यस्टरडे वर्ब ऑफ टाइम है, सही है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सही है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रीडिकेट के बारे में कि प्रीडिकेट किसे कहते हैं, सही है। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के भी बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में भी पढ़ा और टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में भी पढ़ा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास उसमें कॉम्प्लीमेंट भी होता है, सही है। अब हम बात करते हैं प्रीडिकेट के बारे में। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड predicate, or the naming part is called subject, and the explanatory
part is called predicate, or a part of sentence which gives explanation about the subject is called predicate. नेमिंग पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं, सही है, और जो उसके बारे में हमें मालूमात दे तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास अली है, सही है, और जो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है रन स्विफ्टली, वो किस तरह दौड़ रहा है, तो इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। होप गाइस आपको पूरा सारा बेसिक ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया हो। If you like this video, like it. You can share it with your family, friends and family members. Don't forget to subscribe to my channel. And thanks for watching. Till next lesson, grip you the next lesson. Till that, may Allah bless.